यहाँ पर जो भी प्रश्न किया जा रहा है वो उसे एक क्यूरियोसिटी के रिस्पेक्ट में ही देखना चाहिए, ना कि किसी और तरीके से धर्म को या किसी परंपरा को डिसरिस्पेक्ट करने के परिप्रेक्ष्य में ये बात नहीं कही जा रही है। होती है तो हम वो देह को जला देते हैं जिससे भी प्रदूषण होता है, और फिर उसकी अस्थियां जैसे गंगा में बहा देते हैं, उससे पानी का प्रदूषण होता है। नहीं बेटा, तो कुछ धर्मों में जैसे उसको दफना दिया जाता है, तो क्या वो सही नहीं है? आप जो कह रही हैं वो प्रश्न ही गलत है। अच्छा, प्रश्न गलत है। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियां डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी, जब कोई भी लकड़ी नेचुरल जले उस धुएं से प्रदूषण नहीं होता। जैसे चिता पे गाय के गोबर का कंडा डाला जाता है। क्या डाला जाता है? ओपले, गोबर का कंडा, सूखा हुआ गोबर। हाँ। तो गोबर के जलने से कभी भी प्रदूषण नहीं होता, ये याद रखिएगा। जब भी आप किसी बायोमास को जलाते हैं, बायोमास से यहाँ पर मतलब है लकड़ी को या गोबर को या क्रॉप रेजिड्यूज को, किसी को भी जब आप जलाते हो तो चूंकि उसमें कार्बन है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, और चूंकि ये बर्निंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है तो इसमें अनबर्न्ट कार्बन बच जाता है। दो तरह के पोल्यूटेंट उसमें से निकलते हैं, जो कि है PM10 और PM2.5। PM2.5 जो है वो बहुत ही छोटे कण हैं जो आपके फेफड़ों तक में जा सकते हैं, तो वो उस अनबर्न्ट कार्बन से, उस बायोमास से, गोबर से या लकड़ी से जब भी उसको जलाया जाता है तब वो रिलीज होते हैं। और इसका एक और बाई प्रोडक्ट है जो कि वो कंप्लीट कंबस्शन नहीं हुआ है, तो उसमें से निकलेगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक बहुत ही खतरनाक पोल्यूटेंट है। तो ना ही सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर, ना ही सिर्फ CO, बल्कि बहुत सारे पोल्यूटेंट जैसे VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और PACs यानी कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स जो लकड़ी में है, या जिन औषधियों की बात कर रहे हैं, जिन औषधियों के थ्रू वो जल रहे हैं, सारे के सारे एनवायरनमेंट में जाएंगे और उसके साथ हमारे लंग्स में जब हम उस हवा को ब्रीथ करेंगे। एक स्टडी पब्लिश की गई थी एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव्स में, जिसमें पाया गया कि काऊ डंग स्मोक, इसमें इसके अलावा बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड और पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है, जिससे COPD, एज्मा और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर भी हो सकता है। इनफैक्ट WHO ने एक्सप्लिसिटली लिस्ट किया है काउ डंग बर्निंग को एज अ मेजर कॉज ऑफ हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन। इनफैक्ट US EPA ने तो वुड स्मोक को, यानी लकड़ी के जलने से निकलने वाले धुएं को, पार्टिकुलेट टॉक्सिसिटी के मामले में, यानी उनसे जो अनबर्न्ट कार्बन निकलते हैं, जो PM2.5 की बात मैं कर रहा था, उसको सिगरेट स्मोकिंग के बराबर बताया, क्योंकि जैसे मैंने कहा इतने छोटे कण हैं कि वो सीधे आपके लंग्स में जाकर बैठ जाएंगे। ऑफ कोर्स सिगरेट स्मोकिंग इज वर्स, पर पार्टिकल पोल्यूशन के हिसाब से दोनों को काफी हद तक सेम माना गया है। प्रदूषण गाय के गोबर के जलने से नहीं होता, चिता पे गोबर और लकड़ी दोनों होती है। और बहुत सारी औषधियां, विशेष रूप से कपूर उसमें डाला जाता है, और कपाल मोचन क्रिया में घी डाला जाता है ताकि प्रकृति दूषित ना हो। अब हम समझ गए कि ये सारी चीजें अलग अलग जलाने से भी और साथ में जलाने से तो इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जबरदस्त पोल्यूशन होता है। चिता पे जलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी कोरोना हुआ था, तो आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी कि जो कोरोना से मरेगा उसे दफनाया नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी मजहब पंथ का हो, उसे जलाया ही जाएगा। सुनी थी ये गाइडलाइन की नहीं? कब हो गया ये? कब हुआ कब? आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों की ही गाइडलाइंस कोरोना के टाइम पर, जिन्होंने दफनाने को और जलाने को दोनों को ही अलाउ किया था, एज लॉन्ग एज जो सेफ्टी प्रिकॉशंस को लिया जाए। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था। तो ये अलग से इनको कोई गाइडलाइन शायद दी गई होगी। सुनी थी ये गाइडलाइन की नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों आप बताओ? नहीं सुनी। क्योंकि वो जमीन पर, क्योंकि कोरोना का मरीज यदि जमीन पे गाड़ा जाएगा तो कोरोना के बैक्टीरिया जमीन के अंदर है, कोई और यदि वहां से गुजरा तो संपर्क में दूसरा आ सकता है, लेकिन जला दिया जाएगा तो खत्म हो जाएगा कोरोना बैक्टीरिया। ये हम सबको पता है अब कि कोरोना बैक्टीरिया की वजह से नहीं फैलता, इट्स अ वायरल डिजीज, और इनफैक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम डेड पर्सन टू अलाइव इज ऑल्सो मिनिमल, बट स्टिल बहुत सारी गाइडलाइंस फॉलो की गई थी उस समय पर कि मृत व्यक्ति से किसी और को वायरल ट्रांसमिशन ना हो जाए गलती से भी। और अगर दफनाने से सारी बीमारियां फैलती तो अधिकतर कल्चर्स में तो दफनाया ही जाता है, वहाँ पर तो बीमारियां ही बीमारियां फैल रही होती। एक और चीज़ जो इन्होंने बोली कि घी डालने से, कपूर डालने से, बाकी औषधि डालने से प्रदूषण नहीं होता, तो इनफैक्ट कोई, जैसे हमने बात करी कि ये सब डालने से तो इनफैक्ट प्रदूषण बढ़ेगा, हाइड्रोकार्बन एमिशन बढ़ेगा, क्योंकि कपूर तो इटसेल्फ है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन ही है। और किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस नहीं है दूर दूर तक कि ये सारी चीज़ें पोल्यूशन को रोकती हैं या पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करती हैं, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। तो बेसिकली जो हमें करना है, हमें अपने रिचुअलिस्टिक सिंबलिज्म के लिए करना है, और साइंस के नाम पे जो लंबी लंबी फेंक देते हैं
ये तो आपने हमारे पुराने एपिसोड्स में देखा ही होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आयाम और इंस्टाग्राम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रोटीन शेक की तो हमारे यहाँ बहुत घरेलू रेसिपीज हैं। सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा वायरल तो एक ही है। मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया। पर अब उसी कड़ी में जुड़ गया है एक और नाम। ब्रूस ली अपने घर में खुद प्रोटीन शेक बनाता था। ब्रूस ली जो ये करती है वो मोनाली ने बनाया, ब्रूस ली ने बनाया, लेकिन मूसली आ चुकी है, ये नहीं किसी ने बताया था अभी। उस जमाने में नहीं था ना कोई प्रोटीन शेक। नहीं था। पर अब तो है ना अंकल। डालो सारे ड्राई फ्रूट्स डालो, सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट करो, सारे सीड्स ले लो, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, जितने भी सीड्स हैं वो भी सब लो, 250 ग्राम, सबको रोस्ट करो, पीस दो अच्छे से एंड हैव इट विद कोकोनट मिल्क इफ यू आर डेयरी इंटॉलरेंट। कोकोनट मिल्क के साथ पियो, आमंड मिल्क के साथ पियो, सोया मिल्क के साथ पियो, वेरी गुड फॉर विमेन। फॉर द 100th ऑफ टाइम, ड्राई फ्रूट्स नॉट इक्वल टू प्रोटीन शेक। इसको प्रोटीन शेक कहना उतना ही सही है जितना इलेक्शन कमीशन को ईमानदार कहना। यह है मेनली फैट, यानी ऑफ कोर्स हेल्दी फैट्स हैं इसमें क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं, बट ये प्रोटीन शेक नहीं है। फैट्स के साथ इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है, पर प्रोटीन ना। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप इसे ले रहे हैं अपने कैलोरीफिक गोल को मीट करने के लिए, जो कि प्रोटीन शेक जनरली क्या होता है कि उसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं, ज़्यादा प्रोटीन कम कैलोरी में। पर यहाँ पर ना ही प्रोटीन मिल रहा है, हेल्दी फैट्स आपको मिल रहे हैं, बट ये बहुत ज़बरदस्त हाई कैलोरी डेंस चीज़ है। तो अगर आप इसको वेट घटाने के लिए ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको सिर्फ लीजिए हेल्दी फैट्स के लिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए, जो आपको सारे सीड्स में मिल जाएंगे। और सेम दूसरी बात उन्होंने कही कि इसको कोकोनट मिल्क के साथ, आलमंड मिल्क के साथ, सोया मिल्क के साथ पियो। तो ऑलरेडी तो ना ही कोकोनट मिल्क में कोई प्रोटीन है, ना ही आलमंड मिल्क में कोई प्रोटीन है, बट हाँ सोया मिल्क में प्रोटीन है, बट वो अधिकतर लोग नहीं पीते। और एक और बात कही कि वुमेन के लिए बहुत अच्छा है, तो ये वुमेन को एक अलग स्पीशीज़ की तरह ट्रीट करना, ये आई डोंट नो कब ये ट्रेंड जाएगा, क्योंकि हमारी फुद्दू सोसाइटी की तरह प्रोटीन लड़के और लड़की में भेद नहीं करता। मेन और विमेन के लिए अलग अलग प्रोटीन नहीं होता। जो मेन के लिए प्रोटीन है वही विमेन के लिए प्रोटीन है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है आपकी एक्टिविटी के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से। अगर कोई विमेन ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा वर्कआउट कर रही हैं, तो उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट किसी सेडेंटरी मेल से ज़्यादा हो सकती है। और इनफैक्ट विमेन तो वैसे भी इन जनरल अगर डेटा देखा जाएगा तो विमेन इन जनरल ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंट है, क्योंकि वो अपनी डाइट का ध्यान वैसे भी नहीं रखती हैं। तो बेसिकली मोटा मोटी बात यह है कि जो पॉडकास्ट में आकर आपको न्यूट्रिशन का ज्ञान देने लग जाते हैं एक्टर्स, तो जो भी नॉन एक्सपर्ट्स हैं उनसे न्यूट्रिशन का ज्ञान आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको उससे नुकसान ही हो सकता है। इनफैक्ट कई जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जो बोल रहे हैं मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, वो खुद न्यूट्रिशन का एन भी नहीं जानते। तो आपको बेसिकली जो चीज़ आप बहुत आसानी से वे प्रोटीन से ले सकते हो कम कैलोरी में, उसको आप ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो सत्तू या ड्राई फ्रूट या दिस एंड दैट इस चक्कर में। तो अगर आप ये ले रहे हैं ड्राई फ्रूट और सीड का जो शेक है, इट्स गुड इन इटसेल्फ, बट डू नॉट कॉल इट अ प्रोटीन शेक। अब वो जो सर वड़ा पाव में प्रोटीन बता रहे थे, वो आपको एल्यूमिनियम फॉइल से डरा रहे हैं। If you don't love your kids, use aluminum foil. Your food wrapped in aluminum foil contains more aluminum than 400 cans of soda. The problem is metal leak. पहली लाइन से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। एल्यूमिनियम फॉइल में जो फूड रखा है उसमें 400 कैन ऑफ सोडा से ज्यादा एल्यूमिनियम है। जो सोडा का कैन होता है, जो एल्यूमिनियम का कैन होता है, उसमें इपॉक्सी या पॉलीमर की लाइनिंग होती है ताकि जो एल्यूमिनियम है वो लीच ना हो लिक्विड में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो काफी हद तक स्टोर करके रखा जाता है अलग अलग कंडीशंस में। तो किसी भी कोल्ड ड्रिंक के कैन से एल्यूमिनियम लीचिंग नाम मात्र की है, नाम मात्र की भी नहीं है। उसको कंपेयर करना एल्यूमिनियम फॉयल की एल्यूमिनियम लीचिंग से आपके खाने में, ये क्लेम बहुत ही एग्जैजुरेटेड क्लेम है एंड डजंट मेक एनी सेंस। When you cook acidic food in aluminum oil, it goes up by 600%. The problem is heat transfer doubles when you use aluminum. एसिडिक एनवायरनमेंट में 600% एल्यूमिनियम लीचिंग, ये 600% का क्लेम बहुत ही अगेन एग्जैजुरेटेड क्लेम है। नो डेटा, किसी भी रिसर्च पेपर को नहीं दिखाया गया। यू हैव टू ट्रस्ट हिम फॉर वट एवर ही इज सेइंग, ही इज जस्ट ब्रिंगिंग रैंडम परसेंटेज नंबर्स। ये बात सही है कि एसिडिक माहौल में एल्यूमिनियम लीचिंग ज़्यादा हो सकती है, सिंपल केमिकल रिएक्शन है, बट तो भी ये जो लीचिंग है वो जो एल्यूमिनियम की सेफ लिमिट है जो तय की गई है, किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा नहीं, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने जो लिमिट तय की है
उससे भी कहीं कम लीचिंग होगी एसिडिक माहौल में भी एल्यूमिनियम फॉइल से। जो एल्यूमिनियम लीचिंग की सेफ लिमिट है वो है 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर वीक। तो इसका मतलब 70 किलोग्राम का अगर एक इंसान माना जाए तो 70 मिलीग्राम पर वीक एल्यूमिनियम लीचिंग अगर होती है तो विद इन सेफ लिमिट होगा। रियलिस्टिक एक्सपोजर अगर आप बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज कर रहे हैं तो भी 10 से 20 मिलीग्राम मैक्सिमम एल्यूमिनियम लीचिंग होती है एल्यूमिनियम फॉइल से किसी एक इंसान का, मतलब नॉर्मल कंडीशन में अगर वो खाना बना रहा है, खाना यूज कर रहा है एल्यूमिनियम फॉइल में तो। Wreaks havoc on your brain. Aluminium crosses the blood-brain barrier and constant and repetitive use will lead to cognitive decline in your kids. एल्यूमिनियम एक्सपोजर न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है बट एट अ वेरी हाई लेवल ओनली। अगेन यहां पर कोई नंबर नहीं दिया गया, बस ऐसे ही स्टेटमेंट फेंक दिए गए। It also has another problem. It messes with your minerals inside the body. Aluminium competes with iron for absorption. Aluminium also reduces the absorption of magnesium from your foods. It also blocks calcium absorption by 40% and wreaks a havoc on your bone health as well. अगेन नुआंस मिसिंग है, हर टाइम नुआंस मिसिंग है। यस, हाई एल्यूमिनियम एक्सपोजर से मिनरल एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, तो अनलेस आप फॉइल डायरेक्ट खा रहे हैं आपको वो रिस्क होगा ही नहीं, क्योंकि हमने बताया कि जो सेफ लिमिट के अंदर ही रहेगा। अगर आप रोज भी एल्यूमिनियम फॉइल यूज करेंगे तो इतनी लीचिंग इतनी कम होती है। प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम कहां पर है वो देखते हैं। कुछ फूड एडिटिव जो यूज किए जाते हैं एल्यूमिनियम कंटेनिंग, उनसे ज्यादा एल्यूमिनियम एक्सपोजर हो सकता है, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट इन बेकिंग पाउडर या कुछ कलरेंट, या फिर जो एंटासिड ली जाती है हम बहुत से लोगों द्वारा, जो एल्यूमिनियम कंटेनिंग सॉल्ट होता है उसमें, उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम हमारी बॉडी में पहुंचेगा। ह्यूज अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम पहुंचेगा कंपेयर टू एल्यूमिनियम फॉइल, तो उसके सामने है ही नहीं कुछ भी। और स्पेसिफिक केसेस में एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी का रिस्क होता है ज्यादा उन लोगों को जो ऑलरेडी एट रिस्क हैं, जो किडनी पेशेंट्स हैं या जिन्हें और कोई कॉम्प्लिकेशन है। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स को ओकेजनल यूज ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल से ना के बराबर रिस्क है। इन्हें बेसिकली रील्स की सक्सेस का फॉर्मूला पता है ना, कि लोगों को डरा कर फियर मॉन्गरिंग करके ही व्यूज आते हैं। लोगों को एजुकेट अवेयर करने से थोड़े ना व्यूज आते हैं। अगर आपको भी लोग ऐसे ही कंफ्यूज करके रखते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। आई एम अ सर्टिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड करियर गाइडेंस कोच। मैंने सैकड़ों लोगों की ऑलरेडी हेल्प कर दी है अब उनका करियर डिसाइड करने में, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या आप अपने करियर में स्टक हो, किसी भी तरह की करियर रिलेटेड प्रॉब्लम, एक ही समाधान, यू कैन रीच आउट टू मी। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ईमेल इज getlogicalcareer@gmail.com। आज ही मुझसे संपर्क करें। ये जो रील है इसमें बता रहे हैं कि चावल जो खाते हैं वो बुद्धिमान होते हैं और गेहूं जो खाते हैं वो थोड़े से बेवकूफ़ होते हैं। भविष्यान्न है चावल, भविष्यान्न है, पवित्र अन्न है। और एक बात कहें, रोटी खाने वाले जो प्रदेश हैं उनका दिमाग देख लो और भात खाने वाले प्रदेशों वालों का दिमाग देख लो, बहुत अंतर है। रोटी खाने वालों का दिमाग ज्यादा तेज नहीं होता है। मिथिला के IAS अधिकारी बिहार के बहुत दिखाई पड़ेंगे, उड़ीसा, बंगाल, जहां जहां चावल खूब खाया जाता है वहां के लोग बहुत विशेष बुद्धिमान होते हैं। रोटी खाने वाले इतने बुद्धिमान नहीं होते। बाबा जी ने एक एनेक्डोट दिया कि जो प्रदेशों के लोग गेहूं खाते हैं वो इतने स्मार्ट नहीं होते, बुद्धिमान नहीं होते, और जिन प्रदेशों के लोग चावल खाते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। कि IAS जो होते हैं वो ज़्यादा बिहार के लोग होते हैं, बंगाल के लोग होते हैं, जो स्मार्टनेस में सो कॉल्ड जो बोल रहे हैं वो वहाँ के लोग होते हैं। और बाकी जितने भी प्रदेशों के लोग होते हैं जो जहाँ पर गेहूं खाया जाता है वो उतने बुद्धिमान नहीं होते। इसका अर्थ है कि जितने भी लोग नॉर्दर्न बेल्ट में हैं, जो भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी और हिमाचल, जहाँ जहाँ पर भी गेहूं खाया जाता है वो लोग इसका मतलब तो बुद्धिमान नहीं होंगे। और भारत के बाहर भी जैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा गेहूं खाया जाता है, और जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वहाँ पर चावल ज़्यादा खाया जाता है। कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बट राइस और व्हीट दोनों ही कार्ब्स के सोर्स हैं जो स्टेपल फूड है पूरी दुनिया में। और इंटेलिजेंस जो है वो आपकी एजुकेशन, अपब्रिंगिंग, जेनेटिक्स कुछ हद तक, और आपके आसपास का माहौल या एनवायरनमेंट, उस पर डिपेंड करती है, ना कि आप चावल खाते हुए रोटी। जो मुझ जैसे लोग दोनों खाते हैं, रोटी और चावल दोनों खाते हैं, तो इसका मतलब वो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। तो जो बाबा जी ने जो ऑब्जर्वेशन किया ना कि जो कोस्टल एरिया के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, तो वो जो इफेक्ट है वो चावल से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है सी फूड से। जितने भी कोस्टल एरिया है वहाँ पर चावल के साथ सी फूड खाया जाता है। सी फूड इज़ वेरी गुड इन सम स्पेसिफिक फैट्स जो ब्रेन को सीधे फ्यूल करते हैं। तो जो बचपन से सी फूड खाएगा
या DHA और EPA जैसे एसेंशियल फैटी एसिड्स को अपने डाइट में सप्लीमेंट करेगा, उसका दिमाग ज़्यादा ग्रो करेगा। सिंपल। इसका चावल से या रोटी से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या RO का पानी डेड वाटर है? मतलब आरओ का पानी पीने का लाभ नहीं है कोई? शगुन जी, RO का पानी का मतलब है आप एक ऐसा पानी पी रहे हैं जो सिर्फ आपकी प्यास बुझा पानी से और कौन सा लाभ चाहिए आपको? पानी से तो प्यास ही बुझती है। सकता है, आपके शरीर को कोई लाभ नहीं दे रहा है। डेड वाटर है ये, उसमें कोई भी नेसेसरी मिनरल्स अब नहीं रह गए, सारे मिनरल्स उन्होंने साफ कर दिए। अब जो पानी बचा हुआ वो सिर्फ एक द्रव्य पदार्थ है, बट आपको ना तो वो नरिश कर सकता है, ना आपकी बॉडी को वो हील कर सकता है। जब रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस या RO प्रोसेस से जब पानी गुजारा जाएगा तो उसमें जितने भी डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ है, यानी कि जो ऐसे हैवी मेटल्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल फिल्ट्रेशन से दूर नहीं हो पा रही हैं, तो RO प्रोसेस उसको निकाल देगा। और देखा जाए अगर RO मेम्ब्रेन ठीक से काम करे तो RO के बाद जो मिलेगा आपको प्योर H2O मिलना चाहिए। बट टेक्निकली जो हाउस होल्ड RO होते हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं होते, वो उनमें तो भी कुछ हद तक TDS पानी में टोटल डिजॉल्व सॉलिड आपको मिल जाते हैं। और जो नए RO आजकल आ गए हैं वो पानी को रीमिनरलाइज कर देते हैं, यानी कि जो आपका पानी RO मेम्ब्रेन से गुजरने के बाद जो डिजॉल्व सॉलिड्स निकल गए, इम्प्योरिटीज़ निकल गई, हैवी मेटल निकल गए, तो उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं वो पानी में आ जाते हैं। अधिकतर RO इसी तरह से काम करते हैं। ईश्वर ने जब जल बनाया था तो जल सभी पशु पक्षियों सभी के लिए बनाया था, और उसने बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी चीजें ऐसी डाली थी जिससे कि इंसान की बुद्धि, मन, स्वास्थ्य, शरीर सब कुछ ठीक हो सके। तो नेचुरल जो पानी है, नेचुरल स्प्रिंग वाटर है, उसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं। लेकिन अब इतने इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बाद पानी में इतने सारे पोल्यूटेंट आ गए हैं कि हम उस पानी को, ग्राउंड वाटर को भी डायरेक्टली नहीं पी सकते अधिकतर जगहों पे, क्योंकि उसमें हैवी मेटल अधिकतर जगहों पर भारत में है। या तो कई जगहों पर फ्लोराइड का टॉक्सिसिटी है, कई जगह पर आर्सेनिक का है, कई जगह पर कैडमियम का है। तो अगर आप उस इलाके में रहते हैं जहाँ पर आपको हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है, यू कैन ईजिली चेक दिस बिफोर इंस्टॉलिंग RO इन योर हाउस कि अगर ऐसा कोई हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है तभी आपको RO की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको RO की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल किसी भी बेसिक फिल्ट्रेशन से पानी को प्योर कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है तो RO इज़ द ओनली वे टू गो। उसके बिना आप पानी पिएंगे तो आप हैवी मेटल टॉक्सिसिटी के शिकार होंगे, आपको किडनी डैमेज हो जाएगा या आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होंगी जो कि हैवी मेटल टॉक्सिसिटी से होती हैं। और दूसरी बात, ये जितने भी मिनरल्स हैं जो पानी से हम ले रहे हैं उनको हम खाने से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अपने खाने से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जितने भी मिनरल हैं जो पानी से हमको मिलने चाहिए, अगर वो खाने से मिल रहे हैं तो भी इट्स ओके। अगर आपके टेरेस गार्डन है और आप RO का पानी टेरेस गार्डन में डालते हैं, पौधों पे डालते हैं, तो क्या लगता है आपको वो पौधे जिंदा रहेंगे? ऑफ कोर्स नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। आप अगर एक्वेरियम है आपके घर पे और अगर आप उसमें मछली पालते हैं, फिश पालते हैं, और अगर आप उसमें RO का पानी डालेंगे तो कुछ ही दिनों में मछलियाँ जिंदा नहीं रहेंगी, मर जाएंगी। इनफैक्ट इट्स द कंट्रारी, कि अगर एक्वेरियम में अगर आप RO का पानी डालेंगे और थोड़ा सा जो मिनरल बैलेंसिंग कर देंगे तो मछलियाँ ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहेंगी, क्योंकि अगर आपके पानी में हैवी मेटल है तो मछलियाँ ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहेंगी। तो जब भी वो सर्विस करने वाला आता है वो कहता है कि नहीं RO का पानी न डालिए, वो उसमें दूसरा पानी डालता है, टैप वाटर डालता है उसमें। अगर सपोज पूरी दुनिया में जो टैप वाटर है इट्स कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ, मतलब जितनी भी जगहों पर मैं रहा हूँ, US, कनाडा या कहीं और जगह पर, तो टैप वाटर इज़ कंसिडर्ड सेफ और वहाँ पर RO की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टैप वाटर ऑलरेडी प्योरीफाई करके गवर्नमेंट्स भेजती हैं आपके टैप तक, तो आप डायरेक्टली टैप ओपन करके पी सकते हैं। तो वहाँ पर बेसिकली सेइंग है कि टैप वाटर इज़ सेफर देन RO, क्योंकि वहाँ पर मिनरलाइजेशन भी है और उसको ओजोनाइजेशन से वो कम्प्लीटली उसको पानी को पीने योग्य बना देते हैं। बट हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम टैप वाटर को डायरेक्टली, टैप वाटर तो खैर आता ही नहीं है बहुत जगहों पर, तो हम जो ग्राउंड वाटर लेते हैं बहुत जगहों पर या तो हैंडपम्प से या बोरवेल से, उस पानी में मोर ऑफ्टन देन नॉट, क्योंकि हमारी एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ इतनी लेथार्जिक हैं, क्योंकि हर जगह पर हमारे हैवी मेटल पॉइजनिंग हो चुकी है एग्रीकल्चरल सीपेज से या फिर इंडस्ट्रियल सीपेज से, तो हमें RO लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इफ़ वी हैव हैवी मेटल पॉइजनिंग, इफ़ वी हैव डिजॉल्व्ड वाटर इम्प्योरिटीज़। डिजॉल्व का मतलब कि ऐसी पानी में घुली हुई इम्प्योरिटीज़ हैं जिसको किसी भी तरह के छन्नी से
छाना नहीं जा सकता उसको आप एक्टिव रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही निकाल सकते हो, घुली हुई अशुद्धियों को। तो अगर आप हैवी मेटल वाला पानी पिएंगे बिना आरओ के तो आप ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे, आपको किडनी प्रॉब्लम्स होंगी। तो पॉडकास्ट में जितनी बकवास की जाती है, कैंसर जैसी एडवाइस दी जाती है, उनसे दूर रहिए। इतने सुलभ शौचालय होने के बाद भी लोग इंस्टाग्राम में, पॉडकास्ट में, रील्स में ही गोबर करने का काम कर रहे हैं। तो इस गोबर से दूर रहिए और अपने परिवार को भी दूर रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं। अगर आप इंस्टा ज्ञान के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर रीसेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलूंगा ऐसे एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।